उनका जिसका वहां 1947 से ही अभाव है। और वहां जो पॉलिटिकल जागीरदारी शुरू हो गई है शेख अब्दुल्ला के ज़माने से ही, उस पॉलिटिकल जागीरदारी का से मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरा दूसरा ये कि पूरे देश के लोगों में असलियत, जम्मू कश्मीर की असलियत 370 और 35A और ये सारी चीज़ों की असलियत का पूरी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एसर्ट करना सीख लेना चाहिए। हमें ये सीख लेना चाहिए कि अगर हम दुनिया में एक अच्छे पावर, एक समझदार शक्ति के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें सामने आकर डटकर हिम्मत के साथ बात करनी पड़ेगी और एक लंबे दौर की राजनीति और राजनयिक गतिविधि शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद कौल साहब, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, बहुत स्थिरता के साथ। एक आध बातें मैं फिर से कोट करना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई मित्र नहीं होता, सिर्फ संबंध होते हैं जिसका आधार राष्ट्रीय हित होता है। इसलिए जब स्थापित हित बदलते हैं तो संबंध बदल जाते हैं, और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में अगर हम सचेत नहीं हुए तो शायद फिर एक लंबा इंतजार करना पड़े। क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले मैं चाहूँगा कि एक स्मृति चिन्ह हमारे जो वक्ता हैं आज के, उनको हम भेंट। थैंक यू। पुनः भटनागर जी से अनुरोध है कि श्री जवाहर कौल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर मान बढ़ाएं। थैंक यू। अभी हमने अपने दोनों वक्ताओं को सुना, और सुबह से भी जो क्रम चला है उसमें मुझे विश्वास है कि काफ़ी कुछ नई बातें और अपने मन में जो प्रश्न कभी रहे होंगे उनके कुछ उत्तर हमें मिले होंगे। स्थानीय स्थितियां, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, तीनों के संक्षेप में एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारे इस सत्र के विद्वान वक्ताओं ने, जो दोनों अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ भी हैं और विद्वान भी हैं, उन्होंने जो और जिस तरीके से विषय हमारे सामने रखा है उसमें निश्चित रूप से हमारी बहुत सारे भ्रम भी दूर हुए होंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। निश्चित रूप से फिर भी कुछ प्रश्न रह गए होंगे जिनको इस सत्र के अंत में, जैसा पहले बताया गया, प्रत्यक्ष रूप से हम पूछ सकते हैं। रचना बदली है और प्रश्न लिखित में देने के बजाय हम सीधे पूछ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनी है। अपना इस सत्र का समय पूरा होने तक हम ये सारी बात करेंगे। और उससे पूर्व ये जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेस्ट इज येट टू कम। अगला सत्र माननीय अरुण कुमार जी का है, और निश्चित रूप से जो प्रश्न दिन में छूट गए थे और जिन पहलुओं पर अभी तक बात नहीं हो पाई है, वो सारे पहलू माननीय अरुण जी के वक्तव्य में आएंगे और एक निश्चित समाधान और निश्चित संकल्प दोनों लेकर हम जा सकेंगे। सुबह के सत्र में मैंने विषय रखा था कि उनको, वहां के स्थानीय लोगों को उपदेश देना, उनको कुछ सिखाना। प्रश्नों के रूप में भी कुछ ऐसे सुझाव आए हैं कि हमें उनको ये समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, और यहाँ तक भी कि उनके रक्त भी ईरान तक के लोगों का रक्त भारतीय है और वगैरह वगैरह आए हैं। ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज जब हम 2014 की बात करने चले हैं तो हमारी भूमिका क्या हो, इस पर विचार करना ये आवश्यक है। एक भारत देश के नाते, जैसी सुबह चर्चा हुई, भारत पर आक्रमण है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है, भारत को उत्तर देना है, भारत को समाधान खोजना है। और उस भारत के प्रतिनिधि के नाते हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका, अपना
स्थान वहां बने, हमारी पहचान वहां पहुंचे और उनको अपने साथ संवाद में जोड़कर हम एक समाधान की ओर बढ़ें, इसका प्रयास यहाँ की स्थानीय इकाई ने आयोजित करने के साथ सोचा था। निश्चित रूप से मुझे लगता है वो काफी आगे बढ़ा है। और इसके साथ ही मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए हमारे वक्ताओं के लिए जो आपके मन में प्रश्न है सीधे प्रश्न ले सकेंगे। मैं जैसा संकेत किया मुझे बीच में जाना है, मेरा समय ट्रेन का हुआ है, लेकिन मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और वक्ताओं से आपके प्रश्नों के समाधान मिलेंगे ऐसा विश्वास करता हूं और माननीय अरुण जी के प्रश्नोत्तर और वक्तव्य दोनों में हमारा बहुत सारा निदान होगा ऐसा विश्वास करता हूं। प्रश्न उत्तर के लिए मित्र हमारे तैयार हैं। आप केवल अपने स्थान पर हाथ खड़ा करेंगे तो ये आपके पास पहुंचेंगे और अपना परिचय दें और साथ में किससे प्रश्न है ये भी बताएं। प्रश्न संक्षेप में रखें ताकि समय के सीमा के अंदर सभी के या अधिकांश प्रश्न ले सकें। समय पूरा होने पर यह सत्र समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभाकर विनोद बड़ौदा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सुबह हमने जो श्रद्धांजलि दी है तो आज दिन तक जितनी भी सरकार ने क्या किया वो तो हमारे नजर समक्ष है, लेकिन अभी की जो सरकार है वो भी केवल अपने शहीदों को याद करती रहेगी या टिट फॉर टैट में जवाब देना जरूरी है? आपकी क्या राय है कप्तान साहब? मुझे बस केवल एक निवेदन मैं अंतिम आपसे कर देता हूं कि इस सत्र के जो विषय हैं, इस सत्र का विषय पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उस तक अपने प्रश्न सीमित रखें इस सत्र में। बाकी सारे प्रश्न सुबह भी कहा था बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम सत्र में उन सबका उत्तर आने वाला है माननीय अरुण जी के वक्तव्य, इसलिए उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो अगले सत्र में जरूर लिए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर मुजफ्फराबाद, पीओजेके और सीओजेके, इनके जुड़े प्रश्न इस सत्र में करें और अपनी ये सत्र पूरा होने के बाद बहुत थोड़ा समय बचा है, हमें जल्दी ही अगले सत्र में अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपने हमें वो स्टेटिस्टिक्स दिया कि अभी तक हमारे 20,000 सिक्योरिटी पर्सन वहां मर गए देश को डिफेंड करते हुए, और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हर चीज को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, और जम्मू कश्मीर के काफी रिसोर्सेज हैं और कोशिश की जा रही है कि उसको मेन स्ट्रीम में ले जाए। ऑलरेडी उसके रिसोर्सेज जैसे बांध बन रहे हैं, आप देखिए बगलिहार, किशनगंगा, रिसोर्सेज आ रहे हैं। और जब राष्ट्र हित की बात होती है तो हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता, और मैंने कहा इंसान की जान की जो कीमत है वो तो कहीं लगाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं बात कर रहा था ये इस विषय से। और सत्र से मेरे ख्याल से इसका कुछ वो नहीं है, तो मैं इसके ऊपर जी अरुण जी अगले सत्र में आपको बताएंगे उसके बारे में। आप नमस्कार। हमने क्यों कदम नहीं उठाए? क्योंकि ये जो स्टेटस को का भंग है ना, हमारी सीमा अगर वो चीन को देते थे तो स्टेटस को का भंग है, तो हमको प्रोएक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मेरा नहीं। देखिए क्या है कि हमें इसको समझना चाहिए ऐतिहासिक परिवेश में कि जब अगस्त 1948 में हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो सीज फायर आया वो 1949 से आया, और उसके बाद एक सीज फायर लाइन थी जो चलती रही। सन 62 में जब चीन का हमला हुआ उस समय ये जो जमीन थी जो पाकिस्तान ने चीन को दी है, यही नहीं बल्कि इससे आगे तक चीन के आधिपत्य में थी। अगर आप अयूब खान की किताब पढ़ें फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसमें उसने अपना वर्जन दिया है कि उसने ये, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसका विरोध हुआ था। जब पाकिस्तान ने ये जमीन चीन को दी तो मीर ऑफ हुंजा जिसकी ये जमीन थी उन्होंने अपोजिशन किया, और पाकिस्तान में भी कई लोगों ने कहा कि हमारी जमीन दे दी, ऐसा क्या किया। और लेकिन हकीकत यह है कि जो जमीन पाकिस्तान ने चीन को ट्रांसफर की सन 63 में, वो सन 63 में ऑलरेडी चीन के आधिपत्य के अंदर थी, और उतनी ही नहीं उससे आगे तक चीन के आधिपत्य में थी। इनफैक्ट 63 के एग्रीमेंट के बाद चीन जो है उस क्षेत्र से उसने कुछ जगह वापस की। दूसरी चीज, हमारा जो स्टेटस को है
ये 71 के बाद स्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि 71 में हमारी सीमा फिर बदली है। 71 युद्ध में जिसने जो क्षेत्र जीता वो उसके साथ रहा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि तुर्तुक, त्यागशे, ये काफी बड़ा एक क्षेत्र जो है हमने पाकिस्तान से सन 71 में जीता और जो आज हमारे पास है। और छंब का एक छोटा सा इलाका जो हमसे पाकिस्तान की फौज ने जीत लिया था 71 में, वो उनके पास है। तो शिमला एग्रीमेंट के बाद जो लाइन बनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब उसके बाद अगर कोई हो तो हम कह सकते हैं कि स्टेटस को बदला या कुछ किया, तो वो उसके बाद नहीं। जी, हमने इसके ऊपर अपोजिशन किया था। और अगर आप उस एग्रीमेंट को देखें जो पाक और चीन के बीच में है, उसमें अंतिम प्रावधान बड़ा साफ है। वो कहता है कि ये प्रोविजनल एग्रीमेंट है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसे चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, इट्स ए प्रोविजनल एग्रीमेंट टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक प्रोविजनल एग्रीमेंट है। ये वो एग्रीमेंट मानता है जो चीन और पाक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट इस बात को मानता है कि ये प्रोविजनल एग्रीमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिरीष काशीकर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। आज सुबह से जो चर्चा हुई, खास करके आपने जो बताया बंसल जी कि ये पीओजे के जो हैं उसमें काफी सारा एरिया ऐसा है जो जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे देश की ओर हो रही है, तो हमारी ओर से कोई कोवर्ट या ओवर्ट ऑपरेशंस की गुंजाइश नहीं है? देखिए, पिछले कई सालों से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो इस तरीके के जो संगठन हैं उनके साथ जो हमारे संबंध थे वो काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। पर अगर आपने देखा हो, परसों गृह मंत्री की एक स्टेटमेंट आई थी जो बड़ी उत्साहजनक थी। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, तो भारत पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। और मेरा ये मानना है कि भारत को ऐसी मदद करनी चाहिए, और करके हम कह सकते हैं कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, चूंकि आप इस स्थिति में नहीं थे कि आप कर सके। हमारा आपके खिलाफ कोई द्वेष नहीं है। तो जो कैंप हैं जिसको कि आपकी सेना नहीं खत्म कर पा रही या कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो हमने आपकी मदद कर दी। आपको नहीं पता था, हमने आपको बता दिया। आपकी सेना केपेबल नहीं थी तो हमने कर दिया। तो दोनों ही तरह से आपकी मदद की है, तो ऐसी मदद की जा सकती है। लेकिन इसलिए जैसा ये चल रहा है उसके लिए हमारी तरफ से कोई विचार हुआ है क्या पूर्व में? जैसे तो राजनाथ सिंह ने अभी कहा कि इसके पूर्व ऐसा कुछ हुआ है क्या? और दूसरा मेरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किए या जब कभी गोली चलाई तो उसका हमने उत्तर दिया, लेकिन चाइना ने जब कभी हम पर हमले किए उसके लिए हमने कुछ प्रत्युत्तर दिया नहीं है। ये इसके पीछे क्या ये हो सकता है? देखिए, चीन ने 62 के बाद जब भी हम पे हमला किया है हमने उसका जवाब दिया है। अगर आप नाथुला के पास जाएं सिक्किम में तो मुंह तोड़ जवाब दिया। सन 80 में सुमदरांगचू में भी उसका जवाब दिया गया। तो चीन के साथ सुमदरांगचू के बाद कोई भी हमारी हिंसक वारदात नहीं हुई है। जहां तक सवाल घुसपैठ का है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है और मेरे ख्याल से कौल साहब बताएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो परसेप्शन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी भिन्न है। ना तो नक्शे पे सीमांकित है और ना ही जमीन पर रेखांकित है। जैसे मैंने कह दिया कि चीन के साथ डायरेक्टली हमारा कोई झगड़ा नहीं, ये तिब्बत की जमीन है और तिब्बत के और हमारे बीच में कोई सीमांकन नहीं था, कोई कंसेप्ट रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था कि यहाँ से, क्योंकि हम एक दूसरे के देश में आते जाते थे, एक दूसरे के देश में हमारे तीर्थ थे, हमारे इंटरेस्ट थे। अंग्रेजों ने जो कोशिश की वो ऐसी अधूरी की थी कि उसके बाद वो खुद भी उससे मुकर गए, उन्होंने वो अधूरा छोड़ दिया। बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने चिन्हित ही नहीं किए और कॉन्सेप्ट भी अलग थे। किसी का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हिमालय की पहाड़ियों के साउथ में जो है वो तराई है, वो भारत है। कोई कॉन्सेप्ट कहता है कि सीमा रेखा पहाड़ों के ऊपर ऊपर से होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नियम कायदा हमने ये नहीं। चीन का इंटरेस्ट ये है कि ऐसा कोई कायदा हो ना, क्योंकि ऐसा करने से उसका फायदा ये है कि वो धीरे धीरे घुसपैठ करके कह देगा, वो कहता है कि ये मेरी जमीन है, मैं यहां आकर बैठ गया। तो अब नई सरकार को चाहिए, मतलब
हर सरकार को चाहिए था, लेकिन अब की सरकार को ये जरूर चाहिए कि वो बैठकर एक कंसर्टेड, बड़ी गंभीरता से चाइना के साथ ये फैसला करे कि भाई कहाँ से सीमाएं बांधनी। सीमाएं बांधना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये छोटे छोटे झगड़े अंत में एक बहुत बड़े विवाद में, वार में बदल देंगे। तो इसमें सीमाएं बांधना जरूरी है। और सीमाएं बांधने के लिए जैसे अभी हमसे पहले आशुतोष जी ने कहा कि जहां आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमें ये सोचना चाहिए जो कि ये आबादी अगर भारतीय गांव है तो इस गांव की सीमा हमारी गांव की सीमा, जो भी तरीके हों उसके साथ चीन के साथ ये बात करनी, मगर चीन के साथ ये तभी बात कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि जब एक बार चीन को ये महसूस हो कि अब 62 का समय नहीं है, यानी 1962 का समय नहीं है, अब अचानक भारत पर हमला करके उसे रौंदा नहीं जा सकता, अब हमले का मतलब उसे भी भुगतना पड़ेगा। ये सब स्थितियां जब पैदा होती हैं तो दूसरा आदमी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा एक सैनिक, पूर्व सैनिक अधिकारी के नाते, कि आज भारत की सेनाएं चीन को सक्षम जवाब देने में सक्षम है पूरी तरह से, और चीन ये बात अच्छी तरह से समझता है। और आज जो है चीन की कई कमजोरियां हैं जो हमारे कब्जे में हैं, जैसे कि चीन का जो अधिकतर ऊर्जा का जो आयात है वो हिंद महासागर से होता है, और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना चीन की नौसेना से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये बात चीन समझता है। जब से नई सरकार बनी है चीन के कम से कम आधा दर्जन डेलीगेशन आ चुके हैं, वो हमारे साथ मित्रता चाहता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इसके पीछे कारण है, अगर आप अपने आप को चीन की जगह पर डालें तो आप ये देखेंगे कि चीन चारों तरफ से विरोधी राष्ट्रों से घिरा हुआ है, और चीन की सबसे प्रमुख उद्देश्य भारत के पक्ष में यह है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ कोई एक ढांचा न बनाए। मैं अभी जा रहा हूं, 11 दिसंबर को एक और डेलीगेशन आ रहा है चीन से बात करने के लिए, और वो बात करने में हर चीज में है। लेकिन जहां तक सीमा विवाद का सवाल है, यह हमें समझ लेना चाहिए कि इसका मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। आप एक चीज समझ लीजिए, हम बचपन से एक नक्शा बनाते आए हैं, उस नक्शे में हम मात्र भर भी परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं है। और चीन का जो आज का युवा है वो भी बचपन से एक नक्शा बनाता आया है, वो भी उसमें आसानी से परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो दूसरी चीज, ऐतिहासिक जो सत्य है वो ये है, सन 47 में जो तिब्बत की सरकार थी उसने भी एक प्रोटेस्ट नोट भारत के पास भेजा था कि आप हमारी और टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके बैठे। आज भले ही प्रोविजनल गवर्नमेंट उससे बदल जाए, पर सन 47 की स्थिति ये थी। तो स्थितियां जो हैं, ऐतिहासिक सत्य हमें पता होने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि चीन आगे चलकर एक ऐसा मौका आएगा भारत को कि जब चीन कमजोर होगा, क्योंकि चीन के अंदर दो समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत अब चीन का जो डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट हो गया है। अब जो युवा वर्ग है चीन के अंदर कम होता जा रहा है, और इसलिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो डिटोरिएट हो रही है, सेना में जाने के लिए युवा है नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, चीन में जब भी राजनीतिक सुधार आएगा, क्योंकि चीन ने पेरेस्ट्रोइका किया है बिना ग्लासनोस्ट के, मतलब आर्थिक विकास सुधार किए हैं राजनीतिक सुधारों के बिना, तो जब भी वो राजनीतिक सुधार आएंगे चीन में अस्थिरता अवश्यम भावी है। अगर हम उस मौके का फायदा उठाएं तो हम अपनी सीमाएं अपने हिसाब से स्थापित कर सकते हैं। MS राठौर, रिटायर्ड प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय, प्रेजेंटली एडवोकेट एट सूरत। साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काराकोरम हाईवे इन्होंने जो बनाया है अक्साई चीन और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, हम उसे क्यों ना बंद कर दें, क्योंकि जो चीन की जो दोस्ती है पाकिस्तान से, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये काराकोरम हाईवे। काराकोरम हाईवे होने के कारण चाइना को बहुत अधिक फायदा है। तो मेरी राय में यह है कि हालांकि ये मुश्किल है सरकार के लिए करना, जैसा मैं सोचता हूँ, फिर भी काराकोरम हाईवे पे हम कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में से जा रहा है। जो काराकोरम हाईवे है वो हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे काफी दूर है, काफी अंदर है। अगर आप देखें तो
नहीं नहीं, हमारी टेरिटरी से तो जा रहा है, पर लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अगर किसी चीज को आपको करना है तो या तो आप हवा से उस पर हमला करेंगे या जमीन से करेंगे। तो जमीन से जहां तक हमले का सवाल है वो मेरे ख्याल से जमीनी तोपों की मार से दूर है, और जहां तक सवाल हवा से हमला करने की बात है तो नहीं, जो चीन और पाकिस्तान का आपने जो बात की उसमें ऑलरेडी समस्याएं हैं, और ये समझ लीजिए कि जो कट्टरपंथ, जो इस्लामिक कट्टरपंथ पाकिस्तान में फैल रहा है उससे चीन भी काफी भयभीत है। अगर आप देखें चीन के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ जिनजियांग में ही नहीं बल्कि कुनमिंग में भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। लेकिन अभी काराकोरम हाईवे ऑलरेडी बंद हो रहा है। अगर आप देखें भाषा बांध के बनने से जो काराकोरम हाईवे है उसका काफी बड़ा हिस्सा जो है इनंडेशन में चला जाएगा, और जो काराकोरम हाईवे का फिर से रीअलाइनमेंट हो रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आज एक अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य स्थिति है और उसको यूनिलैटरली नहीं बदला जा सकता। मेरा नाम दीपम रामी, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजाद कश्मीर ये जो बोलते हैं, आजाद कश्मीर को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी भी मान्यता दी है कि नहीं है, ये बात पे थोड़ा उजागर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई भी उसे आजाद कश्मीर नहीं मानता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसी बड़ी संख्या ऐसे राष्ट्रों की है जो जम्मू कश्मीर को एक विवादित टेरिटरी समझते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि एक जमाना था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक पश्चिमी देश हमारे बिल्कुल खिलाफ थे। अगर आप 50 और 60 का दशक देखें तो अधिकांश जो दुनिया के राष्ट्र थे वो ये सोचते थे कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है तो जम्मू कश्मीर, और इसलिए एक बड़ी संख्या ऐसे राष्ट्रों की थी जो हमारे विरोध में थी। पर धीरे धीरे ये स्थिति बदलती जा रही है। मैंने यही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी स्टैटिक स्थिति नहीं होती, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। और अब जो है दुनिया के अधिकतर राष्ट्र जो हैं आपसे काफी हद तक सहमत है, हालांकि अधिकतर राष्ट्र अपने नक्शों में इसे विवादित दिखलाते हैं। तो ये एक स्थिति है। एक जमाना था जब दुनिया में कोई भी चीन का क्लेम नहीं मानता था सिवाय अल्बानिया को छोड़ के, लेकिन अब गूगल भी चीन का हिस्सा चीन के आधिपत्य में दिखाने लगा है नक्शों में। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं राष्ट्रों के प्रभुत्व के हिसाब से। जैसे जैसे भारत का प्रभुत्व दुनिया में बढ़ता चला जाएगा हमारी बात मानी जा रही है, और पाकिस्तान अब धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है। और यही बात सुबह भी आई कि 71-72% अब जब मतदान होगा तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का जो पक्ष है वो खत्म हो जाएगा। सर, मैं पंकज पुरोहित आणंद से। चाइना हमारे बहुत बड़े वाटर रिसोर्सेज ब्लॉक कर रहा है, फ्यूचर में वॉर के लिए ये फ्लैश पॉइंट हो सकता है क्या? तिब्बत से हमारी दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का फिलहाल आज की परिस्थिति में हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि उसका थोड़ा सा हिस्सा लद्दाख से गुजरकर पाकिस्तान की ओर चला जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ब्रह्मपुत्र पर अगर चीन जिस तरह के बांध बनाने की चर्चा है, जो समाचार है, वो उस तरह के बांध बनाता है तो ब्रह्मपुत्र के पानी पर, उसके फ्लो पर, उसकी जो मात्रा हमारे देश में आती है उस पर असर पड़ेगा। और नदियों के पानी का विवाद जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत तय करता है। हमें भारत सरकार को अगर इस बात की सूचना, पर्याप्त सूचना और पर्याप्त प्रमाण है कि चीन ऐसा कोई नियम, अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ रहा है, होस्ट कंट्री को कुछ पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन जहां से वो जाती है नदी, जहां जाती है उन देशों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसका कोई उल्लंघन किया है तो भारत सरकार के लिए जरूरी है कि उस तरह की अंतर्राष्ट्रीय पंचायत पर जाए और उसे उसका प्रतिरोध करे। मैं बस यहाँ पे एक चीज कहना चाह रहा था कि अभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन आया था और उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, और उनका ये कहना है कि हम कोई भी डाइवर्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र नहीं कर रहे हैं। रन ऑफ द रिवर
प्रोजेक्ट्स वहां पे लगाए जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज समझनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा का जितना पानी हमारे भारत में आता है चीन से, उससे ज्यादा पानी भारत से बांग्लादेश जाता है। ये बात एक अच्छी तरह समझ लीजिए। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जो आधे से ज्यादा पानी है वो एक्चुअली भारत से ही आता है, क्योंकि सुबानसिरी, दिबांग, ये जो नदियां हैं इनका पानी है। जब ब्रह्मपुत्रा हमारे यहाँ आती है तो एक बहुत छोटी सी नदी है, उसके आगे बढ़ती चली जाती है, और जब निकलती है तो एक बहुत बड़े सागर के रूप में। तो असर तो पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिनके अंतर्गत ये चीज का वो है, पर इसका असर बांग्लादेश पे ज्यादा पड़ेगा बजाय भारत के, क्योंकि जितना पानी हमसे बांग्लादेश को जाता है उससे कम हमारे पास आता है। तो अगर हम एग्जैक्ट उसी लेवल पे अगर कट कर दें तो बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर मेरे ख्याल से अगर आप टोपोग्राफी देखें तिब्बत की, जिस जगह पे ये ब्रह्मपुत्रा जाती है, ब्रह्मपुत्रा के पूर्व में दो और नदियां उत्तर से दक्षिण जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विकट इंजीनियरिंग फीट होगी अगर चीन कोशिश करता है कि इस पानी को पूर्व की ओर ले जाने की, क्योंकि दो और इधर इरावदी सलावीन आई थिंक उसके बगल में है, और वो उसी या तो उसके नीचे से जाए, और काफी राष्ट्र फिर प्रभावित होंगे। जितने दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य हैं, बर्मा से लेके दक्षिण पूर्व के सारे प्रभावित होंगे। हालांकि इसके बारे में बात कई बार कही जाती है मीडिया पे, पर जितने भी चाइनीज डेलीगेशन आए हैं सबने इसको अभी तक डिनाई किया है। तो जब भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होगा, मेरे ख्याल से भारत सरकार इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले सकती है। कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो करने की स्थिति में नहीं है। मेरे ख्याल से दो कारण हैं। एक तो ये है कि हम दुनिया की नजरों में इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं करना चाहते। दूसरे, सिंध में जो नदी है उसमें हम जहां पे भी डैम बनाएं, कोई ऐसा वायबल ऑप्शन नहीं है जहां पे कि हम इनंडेशन कर सकें। रन ऑफ द रिवर प्लांट्स हम बना रहे हैं सिंध पे, उनका टैप नहीं कर सकते। हमने एक बांध बनाया है जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके कंजम्पशन नहीं है पावर के लिए, तो उसको ये एक समस्या है। तो रन ऑफ द रिवर प्लांट्स तो हम सिंध पे काफी बना सकते हैं, लेकिन ज़ंस्कार में बना उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा कई जगह पे, क्योंकि कंजम्पशन नहीं है कई जगह पे, कुछ जगह पे, क्योंकि ग्रिड अभी तक पूरी नहीं आई है, उसका भी एक समस्या है। हाँ, वो एक सब समस्या है। तो ये सब चीजें हैं, और इसके कारण अभी मेरे ख्याल से काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, और मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगा। चाय का समय भी हो रहा है और उसके बाद भी एक सेशन और होना है, तो थोड़ी रिफ्रेशमेंट की भी जरूरत महसूस कर रहे होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कौल जी का और बंसल जी का। बहुत ही पेशेंस के साथ इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया।